ये जर्मन के संविधान की विशेषता है। कौन से संविधान की? जर्मन के संविधान की मूल विशेषताओं में लिया गया है, लेकिन इसका जो संबंध है विशेषकर किससे जोड़कर देखा जाता है? अमेरिका का संविधान। विशेषकर कौन सा संविधान है? अमेरिका का संविधान से इसको जोड़ करके देखा जाता है। तो ध्यान देना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? कानून के समक्ष यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 लोकतंत्र का सबसे बड़ा क्या है? आधार माना जाता है। अब इसके अंतर्गत दो हैं, एक तो कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटिश संविधान की देन है, और कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की नज़रों में सभी लोग समान होंगे, सबके लिए, सभी लोगों के लिए कानून एक समान है, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो क्या, कौन से प्रश्न हैं? एक तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से, कानून के समान संरक्षण, ये एक तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो किसको अंगन करता है? प्रतिष्ठा से। ये तो ब्रिटेन का जो बात है वो प्रतिष्ठा से कर रही है, और समान संरक्षण बात कर रही है जो व्यक्ति की गरिमा से कर रही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा और सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर गरिमा, प्रतिष्ठा और गरिमा में ध्यान देना, प्रतिष्ठा और गरिमा। अगर बात प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान में जो प्रतिष्ठा जैसे शब्द हैं वो कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं, तो अनुच्छेद 14 में शामिल है। यहाँ पर अगर ये पूछे ये शब्द कानून कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो गरिमा शब्द है, गरिमा शब्द है वो कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और इसका मतलब यही है कि कानून का समान संरक्षण का मतलब सबके साथ समान व्यवहार करने से है, समान बर्ताव करने से है। किसी के साथ में कोई भी क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर भेदभाव किया जाता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकेगा। यहाँ पर संरक्षण शब्द आया है, वो न्यायालय शब्द को न्यायालय की शरण ले सकेगा। न्यायालय की शरण को स्पष्ट कर रहा है। किसको स्पष्ट कर रहा है? न्यायालय की। यहाँ पर समानता है, विधि की समानता है, यहाँ पर न्यायालय की शरण में देकर जो सुरक्षा कर रहा है। तो ये जुड़ा हुआ प्रश्न है व्यक्ति की गरिमा से, और ये जुड़ा हुआ है उसकी प्रतिष्ठा से। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इस बात को क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ये ब्रिटिश और अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। जो व्यक्ति की गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए शब्दों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और ये बारीकी से आपको यही पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कानून की समान संरक्षण की बात कहाँ से कही गई है? अमेरिका से। और यहाँ पर अगर और भी गहराई में जाएं तो गरिमा शब्द अमेरिका से है, और प्रतिष्ठा शब्द ब्रिटेन के संविधान से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाया गया है। अब इसके अंतर्गत विशेष रूप से इस बात को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने देखा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15 का क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ध्यान देना, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के संबंध में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? अनुच्छेद 15 के संबंध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कितने विषयों को भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 कितने विषयों का क्या करता है? भेदभाव को निषेध करता है। तो आप बताएंगे 5 विषयों को निषेध करता है। कितने विषय हैं? 5 विषय। अब उनमें क्रम भी पूछ सकता है कि वो कौन कौन से क्रम है, तो बताएंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यहाँ पर अगर आपको ये पूछ ले कि कौन सा नहीं दे रखा है,
कौन सा दे रखा है और कौन सा नहीं दे रखा है। तो इसका क्रम होगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसके आधार पर भेदभाव का क्या किया गया है, अंत किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक प्रकार से सामाजिक भेदभाव को, मतलब सामाजिक न्याय की स्थापना की बात कर रहा है। अनुच्छेद 15 है वो किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय शब्द से जुड़ा हुआ है। जो सामाजिक न्याय है वो सभी प्रकार के भेदभावों का क्या करता है, अंत करता है। सभी प्रकार के भेदभाव को क्या कर रहा है, अंत कर रहा है। इसका मतलब है कि सामाजिक समानता का पक्षधर है। सामाजिक समानता में जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर इनको क्रम से पूछ ले या फिर सामाजिक न्याय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है, ऐसा उसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो इसको स्पष्ट करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना रहेगा, यहाँ पर सामाजिक न्याय के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल शब्द को भी विशेष ध्यान दें। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर भी भेदभाव का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। तो ये दो शब्दों को क्या किया गया है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कि सार्वजनिक स्थलों को निषेध कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 15 में। अनुच्छेद 15 में कितनी विषयों पर निषेध किया गया है, 5 विषयों पर, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। यहाँ पर अगर ये आ जाए, वर्ण आ जाए, तो समझना कि वर्ण इस संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर वर्ग आ जाए तो वर्ग का भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगर यहाँ पर संप्रदाय आ जाए, पंथ आ जाए, तो उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना करने पर जोर दिया है। अनुच्छेद जो 16 है वो क्या कर रहा है, लोक नियोजन। ध्यान देना, अनुच्छेद 16 किस बात पर जोर दे रहा है, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसरों पर, लोक नियोजन के अवसर, अवसरों में समानता, अवसरों में समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसरों की समानता का मतलब किससे लिया गया है, ये लोक नियोजन का मतलब है प्रशासन में कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में, कर्मचारी वर्ग में, सरकारी नौकरियों में, इनके अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण आदि के भेदभाव का क्या किया गया है, अंत किया गया है। इसका मतलब है कि इन अवसरों के अंतर्गत भी समानता देने का कार्य किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण आदि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव का क्या किया गया है, अंत किया गया है। यहाँ पर इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन में है, कर्मचारी वर्ग है, इनका ये एक ही मतलब है, कर्मचारी वर्ग हो, प्रशासन है और सरकारी नौकरियों में अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में राजकीय सेवाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी, और अगर की जाती है तो अनुच्छेद 16 के माध्यम से उनको संरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद में है अनुच्छेद 17 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको सबसे ज़्यादा क्या किया गया है,
इसको विवादा सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। अनुच्छेद 17, अगर आपको प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा कठोर जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, अस्पृश्यता को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं छुआछूत। छुआछूत भी कहा जाता है, मतलब छुआछूत का अंत करने की बात की गई है। यहाँ पर जाति धर्म, यहाँ पर जो विशेषकर अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार है, इस किसी भी प्रकार को क्या करता है, निषेध करता है। और इसको कानूनी संरक्षण देकर के इसको क्या किया गया है, इसको कानूनी संरक्षण देकर के इसको एक विशेषकर इसको पूरी तरह से दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसको क्या माना गया है, दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 17 की अवहेलना करने पर नागरिक को दंडनीय अपराध करने की सजा का प्रावधान किया गया है। शुरुआत के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत क्या किया है, संविधान में तो इसको क्या दिया गया है, स्थान दिया ही दिया गया है, लेकिन 1955 के अंतर्गत ध्यान देना, 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता अपराध निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और एक अस्पृश्यता अपराध निवारण के संदर्भ के अंतर्गत एक क्या बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था। ये अधिनियम प्रस्तुत किया गया है और इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया, इसको कानूनन संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन 1976 के अंतर्गत इसके अंतर्गत संशोधन कर दिया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया। 1976 के अंतर्गत इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अधिनियम के माध्यम से इसको क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो ध्यान देना, 1955 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, एक कानून का दर्जा दिया गया था, तो उसका नाम था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम। और 1976 के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया था। और 1989 के अंतर्गत इसको और भी क्या कर दिया गया, 1989 के अंतर्गत इस कानून को राजीव गांधी सरकार ने इसको और भी ज़्यादा कठोर बना दिया और इसको बना दिया अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक कानून के रूप में इसको क्या किया गया है, निरोधक कानून के रूप में संशोधन कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो भारतीय समाज के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसको जो विशेष संरक्षण दिया गया है उसको यहाँ पर स्पष्ट करने की बात कही गई है कि यहाँ पर इसको दिन प्रतिदिन इसको क्या किया गया है, कठोरता से लागू करने का प्रावधान किया ही जा रहा है और लगातार इसमें संशोधन बारी बारी से संशोधन होते रहते हैं। शुरुआत के अंदर भारतीय संविधान में इसको अनुच्छेद 17 का प्रावधान कर दिया था, फिर उसको 1955 के अंतर्गत एक कानून के रूप में लागू कर दिया, फिर 1976 के अंतर्गत इस पर संशोधन करके इसके नाम में परिवर्तन कर दिया, 1989 के अंतर्गत इसको एक आपराधिक कानून के रूप में, एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून के रूप में इसको लागू बना दिया गया है। अब इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंतर्गत विशेषकर लोग इसका अपना निजी स्वार्थों के अंतर्गत इसका क्या करते हैं, दुरुपयोग भी होता है। और सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग की संभावना होती है तो फिर ऐसे इस कानून की लोग दुरुपयोग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और इसको
अपमान के सम्मान से जोड़ करके इसको क्या करते हैं, देखा जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने वाला, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग, सर्वाधिक दुरुपयोग अगर होने वाला कानून है तो दुरुपयोग होने वाला कानून भी किसे माना गया है, अनुच्छेद 17 को ही माना गया है। सबसे ज़्यादा कठोर भी माना गया है तो किसको माना है, इसे ही माना गया है। और इसी प्रकार भारतीय संविधान ने जो अनुच्छेद 17 है उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब 18वां जो अपना बिंदु है, अनुच्छेद 18वां उपाधियों का क्या करता है, अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या कर रहा है, उपाधियों का अंत कर रहा है। लेकिन उपाधि, प्राचीन काल के अंतर्गत दी जाने वाली उपाधियां अब भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत विशेषकर शिक्षा और सेना में उपाधियां दी जा सकती हैं और सभी के अंतर्गत उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है। शिक्षा और सेना में उपाधियों को क्या किया गया है, उपाधियों को दिया जाता है। जैसे शिक्षा के अंतर्गत विशेषकर जो उपाधियां हैं, जैसे डीलिट, है, PhD, ये शिक्षा की उपाधियां हैं। सेना के अंतर्गत जैसे उपाधि दी जाती है, कर्नल है, मेजर है, सूबेदार है, ये आज भी वर्तमान में दी जाती है। इनको छोड़ करके सभी क्षेत्रों में, इन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके और बाकी के क्षेत्रों के अंतर्गत उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। और इस प्रकार जो उपाधियां देकर के जो असमानता का जो वातावरण किया जाता था, इस असमानता के वातावरण का क्या कर दिया, अंत कर दिया गया है। इस प्रकार शिक्षा और सेना के अंतर्गत उपाधियां दी जाती हैं और बाकी के क्षेत्रों के अंतर्गत उपाधियों का क्या किया गया, अंत कर दिया गया है। और इस प्रकार हमारे जो समानता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। 14 में कानून के समक्ष है, 15 में ये है जो सामाजिक भेदभाव का अंत करता है, और 16 के अंतर अवसर हैं। 16 अभी आपको याद करने के लिए अगर दिया जाए, 16 वर्ष के नागरिक को अवसरों की तलाश है, 17 है वो 16 वर्ष का जो एक कमेंट है वो अब 16 वर्ष का प्रत्येक नागरिक अवसरों के अंतर्गत अपनी खोज चालू कर देता है। और 14 वर्ष का जो समानता है, जो कानून के समक्ष समानता का कार्य कर रहा है। और इस प्रकार ये हमने जो समानता के जो मौलिक अधिकार का जो बिंदु आज हमने पढ़ा है, वो बहुत ही बड़ा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और ये हमारे भारतीय नागरिक होने के नाते मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो जानकारी रखना है, वो भी हमारा मौलिक दायित्व है। तो हम आज इस बिंदु के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में समानता के अधिकार को पढ़ें, और आगामी हम विस्तार से हम एक एक मौलिक अधिकार के संदर्भ में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस पर हम विशेष जो भी कोई असुविधा हुई हो या किसी भी प्रकार से कोई कार्य समझना हो, तो उसमें अपनी कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें। धन्यवाद।